मैं इंटरव्यू में जा रहा था और अभी आए हुए मुझे कनाडा में आई गेस 48 आवर्स ही हुए थे, 48 घंटे 72 घंटे हुए थे। और मैंने अपना सूट वूट पहन के मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ और बस से जाना था ऑब्वियसली क्योंकि गाड़ी तो थी नहीं, और बस की जो ड्राइव थी वो 2 घंटे दूर थी। तो फाइनल 1.5 घंटे बाद जब आधा घंटा वॉकिंग का बचा था तो मैं अपने इंटरव्यू की तरफ जा रहा था। जाते जाते एक बस निकली और बस ने सड़क पे वो कीचड़ वाला पानी उड़ाया और सारा मेरे कपड़ों के ऊपर आ गया। जॉब्स जो हैं वो आसान नहीं है ढूंढनी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये सब चीज़ें कर चुका हूँ। ओके, थिंग्स वर नेवर इजी फॉर मी। मेरे लिए लाइफ कोई इतनी आसान नहीं थी या है जो कि मैं बोलूँ कि सब कुछ मेरे लिए सजा हुआ या पीछे से आ गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने कनाडा की ये हर एक स्ट्रगल को जिया है। तो गाइस, कनाडा के बारे में क्या सोचा था और क्या निकला, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। बहुत बारी मुझे ये टॉपिक मेरे दिमाग में आता है कि क्या सोच के आए थे, या फिर बड़े सारे लोगों के साथ जो मेरी यहाँ पे आके बात होती है कि क्या हमने एक्सपेक्ट किया था और सच्चाई क्या निकली, रियलिटी क्या निकली, राइट। सो देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस। तो उस चीज़ के ऊपर आज मेरे को ऐसा लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोग कुछ एक्सपेक्ट कुछ सोच के आते हैं और कनाडा आके क्या से क्या हो जाता है। वो दर्द की कहानी हिंदी में ही व्यक्त होती है। तो आज की मैं ये वीडियो हिंदी में बनाऊंगा, ऑल तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इंग्लिश में ही बनाऊंगा बिकॉज बहुत सारे हमारे चैनल के व्यूअर्स इंग्लिश में देखना पसंद करते हैं। सो बहुत जल्दी इसकी इंग्लिश वाली वीडियो भी रिलीज़ करूँगा, पर थोड़ा सा आज का दर्द मैं हिंदी में बयान करूँगा। तो गाइस, सबसे पहले जब मैं कनाडा आया तो कोल्ड वेदर, जो कि सुना था कि बर्फ़ में सर्वाइव करना आसान नहीं होता या कुछ भी। तो सबसे पहला झटका तो मुझे कनाडा आके लगा ठंड का। ओके, कनाडा जब आप आते हो ना तो आपको आने से पहले अपने दिमाग में एक इमेज बना लेनी है कि देखो ठंड तो होगी। ओके, आप जितना भी कोशिश कर लो कम ठंडे एरिया में जाने की, बड़े सारे लोग जाना चाहते हैं वैंकूवर, उनको लगता है कि वहाँ पे कम ठंड है। ऑनेस्टली मैं अभी पीछे वैंकूवर गया था लास्ट ईयर मई के महीने में, एंड वहाँ से वापस आया तो नॉट ओनली ठंड जो कि बहुत ज़्यादा थी, कोविड भी मैं लेके लौटा। ओके, सो बहुत ज़्यादा खतरनाक है एंड ठंड तो देखो कनाडा में होनी ही है। ओके, फ़र्क सिर्फ ये है कि कहीं -40 है, कहीं -20 है। ओके, मैं सर्दियों की बात कर रहा हूँ, बट जनरली हम लोगों को इस चीज़ की आदत पड़ जाती है। इतना बुरा नहीं है जितना बुरा देखने में लगता है, क्योंकि इंडोर्स बहुत अच्छे हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अभी बाहर की बात करो तो अभी एज ऑफ टुडे -3 का टेम्परेचर है, एंड वी आर जस्ट सिटिंग जस्ट लाइक दिस इन नॉर्मल टी शर्ट्स। तो बाहर जाते हुए ठंड लगती है। अगर आप स्टूडेंट हो या अगर आपके पास कार नहीं है, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा ठंड का सामना करना पड़ेगा। बट अगर आप अपने रिसोर्सेज को ठीक से मैनेज करो, गाड़ी अगर हो या फिर अगर आपके टाइमिंग्स, अंदर आना जाना सब कुछ अच्छे से मैनेज हो, तो आप ठंड को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। सेकंड अंडर स्टेटमेंट या एक्सपेक्टेशन होती है हार्ड वर्क। हम लोगों को इंडिया में बैठे या कहीं पे बैठे लगता है कि हम हार्ड वर्क तो हम कर लेंगे, ईजी है। गाइस, जो हार्डवर्क आप सोचते हो, जब आप एक्चुअल में वो हार्डवर्क करने को उतरते हो ना, तो उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ जाता है। स्ट्रगल स्टार्टिंग के दिनों में बहुत ज़्यादा है। मेरा ऐसा मानना है कि 3 से 5 साल की स्ट्रगल आफ्टर यू गेट योर PR उसके बाद होती है, और सबके साथ होती है। फिर वो अलग अलग रूप में होगी, पहले घर खरीदने में हो, घर की मूवमेंट्स में हो, बच्चों का सेटल होने में हो, बट स्ट्रगल तो होगी। ठीक है, अब कई लोगों की स्ट्रगल थोड़ी और ज़्यादा हो जाती है, जिन लोगों को स्टूडेंट वीज़ा पे आना पड़ता है या वर्क परमिट पे आना पड़ता है, तो स्ट्रगल में कुछ दिन और ऐड हो जाते हैं, बट स्टिल ओवरऑल स्ट्रगल तो होती है। जॉब्स जो हैं वो आसान नहीं है ढूंढनी, इसमें कोई शक नहीं है। कई लोगों को, अब जैसे मैं भी जब कनाडा आया था फर्स्ट टाइम, तो जॉब तो मुझे आने से पहले ही मिल गई थी। आई वॉज इन इंडिया, तभी मुझे नौकरी मिल गई थी। बट वो जो जॉब मिली वो उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल की मैं इंडिया में करता था। ठीक है, तो नॉर्मल जॉब मिलनी तो आसान है, टाइम मैनेज करने की या टाइम पास करने वाली जॉब या फिर स्ट्रगलिंग जॉब्स तो आसान है मिलनी। बट हो सकता है कि आपको आपकी डिज़ायर्ड जॉब मिलने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए। ठीक है, तो आपको उस चीज़ के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ता है, और आपको वो जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हो सकता है स्टार्ट करने में मेरे को थोड़ी देर लगे, या मेरे को थोड़े नीचे लेवल से स्टार्ट करना पड़े, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते मैं अपने करियर में ग्रोथ ले जाऊंगा। जिससे हम लोग अपने अलग अगले एक्सपेक्टेशन पे आते हैं कि रीस्टार्ट करना एक रियलिटी है क्या या एक एक्सपेक्टेशन ही है। तो गाइज, रीस्टार्ट करना
एक रियलिटी भी है और ये मुश्किल भी है। ओके, हम लोग अक्सर करियर में कह देते हैं कि ठीक है यार, हम तो 20 साल से फाइनेंस में ही जॉब कर रहे हैं, हम इंश्योरेंस में ही जॉब कर रहे हैं और 20 साल से ही हम ये तो हम ये चीज़ें बेच रहे हैं, अब वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा। गाइस नहीं, पहला एक तो जो आप 20 साल पहले ये चीज़ें करते थे, अब आपको दोबारा से वो जब चीज़ें करनी लगेंगी तो वो आपको फ्रस्ट्रेटिंग लगेंगी। ठीक है, आप उसको देख के बड़े हैरान और परेशान हो जाओगे। कुछ टाइम के लिए, फैंसी टॉक्स के लिए तो अच्छा लगता है, बट जब करने उतरते हो तो बहुत मेहनत लगती है। तो आपको उस चीज़ के लिए बड़ी ज़्यादा प्रिपेयर्ड होना पड़ता है मेंटली। ठीक है, तो रीस्टार्ट करने में मेहनत भी लगती है। और ये सब चीज़ें मैं आपको आज इतने सालों के बाद, कनाडा आए हुए मुझे ऑलमोस्ट आज 5 साल होने वाले, और मैं आपको आज ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं ये सब चीज़ें कर चुका हूँ। ओके, थिंग्स वर नेवर ईजी फॉर मी। मेरे लिए लाइफ कोई इतनी आसान नहीं थी या है जो कि मैं बोलूँ कि सब कुछ मेरे लिए सजा हुआ या पीछे से आ गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने कनाडा की ये हर एक स्ट्रगल को जिया है, हर मोमेंट पे, और आज मैं जाके कहता हूँ कि हाँ, मैं जिस मुकाम पे बैठा हूँ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सक्सेसफुल हूँ। बट इसको करने में मेहनत लगी है, मैंने इस मेहनत को एक्सेप्ट किया है और मैंने जिया है इसको। तो आप इस मेहनत को एक्सेप्ट कर लेना पहले दिन से कि आप ये सब करने वाले हो, ये सब होगा आपके साथ, है ना। तो आपको इसकी रियलिटी पिक्चर पता होनी ज़रूरी है। अगला, जो लोगों को लगता है कि ट्रैवलिंग जो है कंट्री के अंदर या सिटी टू सिटी ट्रैवलिंग या विद इन द सिटी ट्रैवलिंग बहुत आसान होने वाली है, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। मेरे को याद है कि जब मैं पहली बार कनाडा आया था तो मेरे पास गाड़ी नहीं होती थी। मैं अपना पहले इंटरव्यू पे जा रहा था और उस इंटरव्यू पे जाते हुए तब सड़क पे स्लश गिरा हुआ था। वो जो होता है ना कि स्नो के बाद का जो पानी होता है वो सड़क पे पानी, गंदा पानी हो जाता है, सड़क पे इकट्ठा हो जाता है। मैं इंटरव्यू में जा रहा था और अभी आए हुए मुझे कनाडा में आई गेस 48 आवर्स ही हुए थे, 48 घंटे 72 घंटे हुए थे। और मैंने अपना सूट वूट पहन के मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ और बस से जाना था ऑब्वियसली, क्योंकि गाड़ी तो थी नहीं, और बस की जो ड्राइव थी वो 2 घंटे दूर थी। तो फाइनल 1.5 घंटे बाद जब आधा घंटा वॉकिंग का बचा था तो मैं अपने इंटरव्यू की तरफ जा रहा था। जाते जाते एक बस निकली और बस ने सड़क पे वो कीचड़ वाला पानी उड़ाया और सारा मेरे कपड़ों के ऊपर आ गया। और ठंड, वो बर्फ़ वाला पानी मेरे ऊपर आया एंड ऑब्वियसली हाथ पे गिरा तो बर्फ़ से हाथ जमने शुरू हो जाते हैं। तो एक तो वो ठंड लगे, ऊपर से कपड़े गंदे हो गए, एंड ऊपर से एक नए देश में आए हो, बर्फ़ है, तो कितना मेंटल ट्रॉमा, कितना मेंटल ब्रेकडाउन होता है। उस टाइम पे मैंने अपने आप को कंट्रोल किया एंड अपने आप को कंफर्टेबल किया। साथ में ही एक कॉफ़ी शॉप में जाके मैंने खुद को वाइप ऑफ किया और फिर आगे इंटरव्यू में चला गया। फॉर्चुनेटली वो मेरी पहली जॉब थी जहाँ पे मैं गया, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, मुझे पहली नौकरी मिल गई। बट स्टिल मतलब एक्सपीरियंस जो था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। सो जो स्टूडेंट्स हमारे आते हैं उन लोगों के लिए कई कई घंटे अर्ली मॉर्निंग 4 बजे की शिफ्ट होती है, जाते हैं, बहुत मेहनत होती है गाइस। मतलब हाथ जम जाते हैं, एक बार को हाथ दर्द होने लगते हैं, ये वाला पोर्शन आपका दर्द करने लगता है, इतनी ठंड होती है। तो प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली। एंड यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स, प्रोफेशनल्स, सब लोग जो बाहर निकलते हैं बहुत बहुत मेहनत करते हैं। सो टैक्सीज, कार्स बहुत एक्सपेंसिव है, कार मेंटेन करनी बहुत एक्सपेंसिव है, राइट। तो कार के बारे में अलग से एक डिस्कशन करेंगे अभी। पीआर लेना आसान नहीं है। जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं या जो वर्क परमिट्स पे आते हैं, गाइज आप लोगों को क्लियर डिस्क्लेमर, पीआर का रास्ता अगर आपने बना नहीं रखा तो पीआर आपकी आसान नहीं होने वाली। ये खुले में लिखा हुआ शब्द है। आप, आई नो ये मेरे प्रोफेशन जो मैं करता हूँ उसके उसके लिए, उससे रिलेटेड है, उसके अगेंस्ट भी हो सकता है, बट कनाडा में पीआर लेना बड़ा ही स्ट्रैटेजिक मूव है। आपको सही कदम रखने पड़ेंगे, प्री प्लान्ड मोड में चलना पड़ेगा, तभी आएगी पीआर, वरना वेरी हाई चांसेस बैक पैक करोगे और घर चले जाओगे। ओके, सो बहुत ही मेहनत भरी है, मुश्किल है एंड स्ट्रैटेजिक है। ये तीनों चीज़ें आपको नोट करनी है। तो पीआर की स्ट्रैटेजी डे 1 से अपने दिमाग में क्लियर रखना। नेक्स्ट, अर्निंग मनी इन जॉब्स इज नॉट ईजी। सिर्फ अगर नौकरी के सहारे, सिर्फ एक 9 to 5 के सहारे अपने करोड़ों रुपए कमाने की कोशिश करोगे तो फिर तो कभी नहीं हो पाएगा। ये यूएस नहीं है, ये कनाडा है मेरे दोस्त। यहाँ पे इनकम पैरिटी बहुत ज़्यादा है। एवरेज में जो सैलरी है आपकी 1 लाख सवा लाख डॉलर के आसपास, अगर आप एक आईटी के प्रोफेशन में ले रहे हो तो उसकी डिडक्शंस, टैक्सेस कटने कटाने के बाद आपके हाथ में उतना ही पैसा आएगा जितना आपको इनफ होगा एक घर की मॉर्गेज ले पाएँ, एक गाड़ी ले पाएँ और उसके बाद घर का खर्चा चला पाएँ। ओके, सो अर्निंग मनी इन जॉब्स इज़ नॉट ईजी, विच डेफिनेटली टेल्स अस कि आपको पैरेलल इनकम बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आपका पैरेलल में कोई लाइसेंस, कोई सेकंड जॉब, कोई वीकेंड की जॉब, या फिर पैरेलली आपके स्पाउस काम करेंगे। इन सब के ऊपर आपको काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। अगर आप ये कुछ भी नहीं करोगे तो आपके लिए ये पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। इतना तो होगा कि आप अपने लिए एक अच्छी लाइफ जी लें, बट उतना नहीं होगा कि आप बोलो कि हाँ मैं करोड़ों रुपए जमा कर रहा हूँ। उसके लिए काफ़ी साल लग जाएंगे, आपको बड़ा स्ट्रैटेजिकली सेव करना पड़ेगा, बहुत साल लगेंगे। तो एक नौकरी में पैसा तो नहीं बन पाएगा अनलेस आपकी नौकरी ही ऐसा हो जो आपको लाखों डॉलर दे रही है, राइट। या फिर दो हस्बैंड वाइफ मिलके अच्छी खासी लाइफ, लिमिटेड एक्सपेंसेस पे चल रहे हैं, स्ट्रैटेजिक खर्चे कर रहे हैं, हाँ तब आप बना सकते हो। बट एक लाख 1.5 लाख डॉलर वाली जॉब के अंदर इन हैंड इनकम उतनी ही होती है जितनी एक मॉर्गेज निकल जाए, बस। ओके, सो उसकी सच्चाई को आप एक्सेप्ट करके चलना। नेक्स्ट, महंगाई, खर्चे कनाडा में बहुत ज़्यादा है। अगर आप बात करो मॉर्गेज की, आज की डेट में $1 मिलियन का घर आम है ब्रैम्पटन के अंदर। मतलब आप एक फ्लैट ले लो, 7-8 लाख डॉलर से नीचे नहीं है। और अगर आप एक टाउन हाउस भी शुरू करो तो 9 लाख डॉलर का है। और गलती से अगर आपने बोल दिया कि सेमी डिटैच या डिटैच लेना है तो 11-12 लाख, यानी कि मिलियन से ऊपर तो जाना तय है। $1 मिलियन की मॉर्गेज के ऊपर आज की डेट में 5% डाउन करो तो करीबन $7,000 की मॉर्गेज है। आई एम जस्ट गिविंग यू रफ नंबर्स। अगर आप 20% भी डाउन करोगे तो $6,000 की मॉर्गेज या फिर 5500 की मॉर्गेज के आसपास आके बैठोगे। और अगर आप 5500 की मॉर्गेज देखो, और अगर आप देखो कि आपकी सैलरी $1 लाख है या 1,10,000, 1,20,000 है, तो उसमें से कट के आपके हाथ में महीने का $5,200 ही आएगा। तो 5500 की मॉर्गेज यानी 5,500 की मॉर्गेज वर्सेस 5,200 का खर्चा या फिर अर्निंग, तो ये तो बराबर ही हो गया। तो आप जितनी जिंदगी जियोगे वो सेकंड इनकम पे जियोगे आपकी स्पाउस की, राइट। सो कनाडा के अंदर खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। फिर भले वो घर की मॉर्गेज हो या फिर ग्रोसरी शॉपिंग हो। पहले ग्रोसरी शॉपिंग सस्ती हुआ करती थी, हमारे जब हम आए उससे पहले तो बहुत ही सस्ती होती थी। आज की डेट में इन्फ्लेशन ने ग्रोसरी शॉपिंग, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड या मिल्क, डबल से ऊपर कर दी है। जब हम आए थे पिछले 5 साल में, उससे अभी कम से कम 1.7 टाइम्स हो चुका है। सो फॉर श्योर ग्रोसरी इज एक्सपेंसिव, एंड गाड़ी भी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आज की डेट में अगर आप गाड़ी ले लो, फॉर एग्जांपल आपको लीज पे या फिर अगर आप फाइनेंस कराई हुई गाड़ी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बेसिक होंडाज या फिर हुंडईज, थोड़ा सा भी अगर आप ऊपर जाने की कोशिश करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप एक पिकअप ट्रक ले लो या फिर कोई भी बेसिक एक होंडा की ही थोड़ी सी एक्सपेंसिव कार ले लो, तो $1,000 पर मंथ की ईएमआई या फिर लीज बहुत कॉमन है। उसके ऊपर $250-300 की इंश्योरेंस बहुत कॉमन है, एंड उसके ऊपर आपका पेट्रोल का, गैस का खर्चा या डीजल का खर्चा, आपको वो गाड़ी $1,700-1,800 पर मंथ में जाके पड़ती है, राइट। सो ऑल इन ऑल ये सब खर्चे ही ऐड हो रहे हैं जो आपके मंथली एक्सपेंसेस में आके लगेंगे। देन बच्चे हैं तो ऑब्वियसली बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने में, आपकी ज़िंदगी है, ट्रैवल है, इंडिया जाना है, घर पे पैसे भेजने हैं, सबको करते करते थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट, आपके पास अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लिनलीनेस की बात करो तो फॉर श्योर इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जैसा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कनाडा इतना साफ देश है, सफाई है, अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा होगा, तो नो डाउट बहुत सफाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा लैग करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा टॉपिक होता है क्योंकि इसके अंदर आपका ट्रांजिट आता है, बसेस आते हैं, मेडिकल सिस्टम आता है। सिर्फ ब्रिज या एक अच्छा हाईवे होना ही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। उसमें अगर देखोगे तो हाईवे वगैरह तो इनके पास हैं अच्छे, रोड्स भी अच्छी हैं, सफाई भी है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर में लैग करते हैं अभी भी। हॉस्पिटल्स इनको और चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन और आ रही है। ओवरऑल अगर आप बात करो तो आपको ग्रोथ के लिए ट्रांजिट अच्छा चाहिए, आपको दूसरे शहर से कनेक्ट करना है तो आपको उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा आप चाहते हो। ओवर टाइम बन रहा है, आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा ऑब्वियसली। सारे सिटीज़ ग्रो हो रहे हैं, इनके पास भी इतनी पॉपुलेशन पहले नहीं थी, आज की डेट में ऑल टाइम हाई पे है। तो सिटीज़ ग्रो कर रही हैं, प्लान्स आ रहे हैं, प्रीमियर्स आके अपने ग्रोथ प्लान्स दे रहे हैं, फेडरल की तरफ से बजट आ रहे हैं। सो डेफिनेटली धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट स्टिल इट विल टेक टाइम। गाइस, कनाडा के अंदर वीकेंड एंजॉय करना या फिर एक लाइफस्टाइल होना बहुत बड़ा मिथ बन जाता है एक लेवल पे। लोगों को लगता है कि यार हमने एक 9 to 5 जॉब करी और उसके बाद सैटरडे संडे तो फ्री है, हम लोग बिल्कुल ऐश मारेंगे। गाइस, कनाडा में ये सच्चाई नहीं है। सैटरडे संडे ऐश मारेंगे उतना आसान नहीं है जितना आसानी से कह दिया जाता है। सैटरडे जैसे ही चढ़ता है आपको पहले सफाई करनी होती है,
आपको घर की क्लेanलीनेस करनी है, गाड़ी मेंटेन करनी है, कोई भी पुराने बचे हुए काम है वो करने हैं, बैंक्स जाना है, एंड देन एक संडे ही बचता है। और अगर आपने कोई पैरेलल इनकम की तार छेड़ दी तो फिर वो संडे भी आपका उस पैरेलल इनकम की खर्चे में, कमाई में चला जाएगा। तो कहने के लिए, सुनने के लिए हमें लगता है कि लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है या फिर वीकेंड्स एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छे हैं। रियलिटी में जब आप बात करो तो आपको स्टार्टिंग के कुछ सालों में बड़े मुश्किल लगेंगे, बट धीरे धीरे जब आप कैनेडियनाइज हो जाएंगे तो फिर आप उसको स्क्वीज आउट करना सीख जाओगे। एटलीस्ट एक संडे तो अपने लिए निकाल लोगे। हाँ, फिर जब आप वो संडे एंजॉय करने निकलोगे तो फिर वो बहुत बढ़िया होगा। ऑब्वियसली आपके पास बहुत अच्छे आउटडोर स्टफ है करने के लिए, योर फिशिंग, बोटिंग, देन ट्रेल वॉक्स, व्हाट्सएवर, बहुत कुछ है करने के लिए, बट आपको सीखना पड़ेगा, है ना। अगर काम कम करोगे तो पैसे नहीं बनेंगे, फिर भी लाइफ नहीं एंजॉय कर पाओगे। काम ज्यादा करोगे तो लाइफस्टाइल नहीं एंजॉय कर पाओगे। तो उसके बीच में एक स्ट्राइक करना पड़ेगा आपको, बैलेंस, है ना। आपको अपना वीकेंड निकालना पड़ेगा, फैमिली के टाइम निकालना पड़ेगा, और फिर आपको एक वो बैलेंस बना के आगे चलना पड़ेगा। नेक्स्ट, लोगों को लगता है कि स्ट्रेस एक कनाडा जैसे देश में जाके स्ट्रेस नहीं होता। गाइस, लेट मी टेल यू, स्ट्रेस इज रियल। कनाडा के अंदर मेंटल रिलैक्सेशन और डिप्रेशन और थेरेपीज रिलेटेड रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप अपनी फैमिली मेम्बर से दूर हो, अपनी यूजुअल लाइफ जो आपने ज़िंदगी के 20-25 साल जी है अपनी कंट्री में, आप उस सब को छोड़ के आप एक नए देश में आ रहे हो। नए तौर तरीके, नए लोग, नए दोस्त, नई नौकरी, नया खर्चे, कमाई, एवरीथिंग इज़ न्यू। सो यहाँ पे आके स्ट्रेस के लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं। आपको उस सब को मैनेज करना सीखना है। दिस इज़ रियल। एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक देश में जाके रिलैक्स करेंगे, सैटरडे संडे आराम का भरा होगा, एंड देन आपको रियलाइज़ होता है कि जब आप कनाडा पहुंचते हो, पहले कुछ साल में आप अपने एंड्स मीट करने के लिए या अपनी नई लाइफ को सेटल करने के लिए इतने गुम हो चुके हो कि आपको स्ट्रेस बढ़ता ही चला जा रहा है। तो आपको कुछ सालों के बाद उस स्ट्रेस को मैनेज करना आएगा, एंड यू विल लर्न टू डील विद इट। आपको फैमिली से दूर रहना एक लेवल पे लगता है कि चलो कोई बात नहीं यार, इंडिया में भी तो हम अलग ही रहते हैं। नहीं, जब आप कनाडा आ जाते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि जिस दिन आपको ज़रूरत पड़ेगी, भगवान ना करे कोई इमरजेंसी सिचुएशन हुई, उस दिन आपको सबसे ज़्यादा फैमिली की ज़रूरत महसूस होगी। और तब आपको रियलाइज़ होगा कि वो लोग 2 या 3 दिन दूर बैठे हैं, क्योंकि उससे पहले कि वो फ्लाइट की टिकट लेंगे, फ्लाइट बोर्ड करेंगे, 18 घंटे की फ़्लाइट लेंगे, जब तक आप क्या पहुँचेंगे तब तक आपका काम उस पॉइंट पे पहुँच चुका होगा कि आप 3 दिन 72 घंटे आपने उनके बिना मैनेज कर लिया। वो नहीं भी आते तो भी आप मैनेज कर ही लेते। ओके, सो फाइनली स्टेइंग अवे फ्रॉम फैमिली इज़ अ रियल स्ट्रेस। उससे आपको गुजरना पड़ेगा। गाइस, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है कि कोई भी नई शुरुआत कर लो। मैंने घर में, मतलब मैं अगर अपने इंडिया की बात करूँ पर्सनली, तो बहुत सारी एड्रेसेस, नई नई सिटीज़ में रहा हूँ, अलग अलग ज़िंदगी जी है मैंने, अलग अलग प्रोफेशंस किए, तो मेरे के लिए तो घर चेंज करना बहुत कॉमन रहा है, नई नई जगह पे सेटल रहना बहुत ही कॉमन रहा है। बट हमेशा जो चेंज होता है ना, उसको एक्सेप्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है। और जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पे जाके हमारी लाइफ ऐसे बदल जाएगी, अल्टीमेटली वो वैसे नहीं निकलती, कुछ और ही निकलती है। तो आज की इस वीडियो में हमने वो प्रैक्टिकलिटी या रियलिटी ऑफ लाइफ को आपको देने की कोशिश करी है। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा सा रियल पिक्चर मिलेगा कि यहाँ पे आके आपकी रियल लाइफ कैसे होने वाली है। अगर आप इस सब चैलेंज को एक्सेप्ट करने को तैयार हो तो फॉर श्योर गो अहेड एंड अप्लाई फॉर प्रोग्राम्स। बड़े सारे प्रोग्राम है PR के, सिटीजनशिप के, स्टूडेंट के, वर्कर के। अगर आप इस चैलेंज को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, वी चूज आवर ओन बैटल्स। हम लोग अपनी लड़ाई खुद चुनते हैं, हमारी मर्जी है। मैं अपने इंडिया में या फिर अपने बांग्लादेश, पाकिस्तान में या दुबई में एक लाइफ में सेटल बैठा हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है एक नई चैलेंज की। मतलब मेरे को किसी को प्रूव थोड़ी ना करना है। अगर मैं अपने देश में खुश बैठा हूँ, मुझे ये वीडियो देखने के बाद मुझे ये सब चीज़ें समझ में आई और मैं इन सबको नहीं लेना चाहता, जस्ट बिकॉज मेरी लाइफ कंफर्टेबल है। तो डोंट टेक इट, यू विल बी बेटर। बट अगर आपको लगे कि नहीं, मैं इस सब को बीट करने की इच्छा और हिम्मत दोनों रखता हूँ और मैं करूँगा, एंड देन आई विल मेक माई सेल्फ अ बेटर लाइफ, श्योर गो अहेड, है ना। बट प्रैक्टिकलिटी को समझना और एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। गाइज, मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। मैं चाहूँगा कि आप सब कनाडा ज़रूर और जल्दी आएँ, और अगर हमारी तरफ से कुछ भी आपको मदद लगे तो प्लीज़ हमें बताइएगा। कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, आपकी पर्सनल सिचुएशन, आपके प्रोग्राम्स डिस्कस कर सकते हैं,
I would be more than happy to give you my opinion on your situation. Once again, I wish you all the best and I hope to see you soon in Canada. All the best.